दोस्तों, हर वैल्यू इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के बारे में जरूर सोचता है और ये जानना चाहता है कि वो इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। और रिसेंट के टाइम में वॉरेन बफेट जिस कंपनी के सीईओ हैं, जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे, उसका एनुअल जनरल मीटिंग था, जिसमें पता चला कि वो कंपनी कितने कैश पे बैठी है, उस कंपनी ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स को बेचा। और सब लोगों की, पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स थे, उनकी उस एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा नजर थी। और जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ऐसे टाइम में वॉरेन बफेट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनका क्या सोचना है और उन्होंने कौन से स्टॉक्स को खरीदा, कौन से स्टॉक्स को बेचा। और इसके अलावा जो उन्होंने स्पीच दिया बर्कशायर हैथवे की एनुअल जनरल मीटिंग में, उससे एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को, एक इंडियन इन्वेस्टर को क्या कुछ सीखने को मिलता है। मैं जगदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट की स्पीच की, जो उन्होंने बर्कशायर हैथवे के एनुअल जनरल मीटिंग में दिया, और बात करेंगे उनके की टेकअवेज की। और इसके बारे में आपको बताएंगे कि उनसे एज ए इन्वेस्टर आपको क्या सीखना चाहिए, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए और कैसे आने वाले दिनों में उनसे सीख के एक लॉन्गर होराइजन में आप एक बहुत अच्छी रिटर्न बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वॉरेन बफेट ने जिसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो वॉरेन बफेट का 9 से 11% स्टेक था बहुत सी एयरलाइंस कंपनीज में, यूएस की एयरलाइंस कंपनीज जैसे कि डेल्टा एयरलाइंस, इसके अलावा अमेरिकन एयरलाइंस, साउथ वेस्ट एयरलाइंस एंड यूनाइटेड एयरलाइंस। तो ये यूएस की एयरलाइंस कंपनीज थी जिसके बीच में वॉरेन बफेट का 9 to 11% स्टेक था। और वो बहुत बुलिश थे एयरलाइन सेक्टर पे, क्योंकि आज से अगर हम कुछ टाइम पहले तक चले जाएं तो एयरलाइन सेक्टर में बहुत बड़ी बूम आई थी। अगर आप इंडिया का सिनेरियो ही समझ लें तो बहुत छोटे छोटे शहरों में भी एयरलाइंस आने लगी, वहां पे एयरपोर्ट खुलने लगे और एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी थी एयरलाइंस की, वो बहुत बड़े स्केल से इंप्रूव हुई, जिसके चलते वॉरेन बफे भी इस सेक्टर में बहुत ज्यादा बुलिश थे और उनके पास काफी ज्यादा शेयर्स थे इस इंडस्ट्री से लेके। तो उन्होंने इस एनुअल जनरल मीटिंग में बताया कि उन्होंने एयरलाइन सेक्टर के जो भी शेयर्स थे उनके पास, उन्होंने उन सबको बेच दिया, एकदम से पूरे एयरलाइन सेक्टर के स्टॉक्स को बेच दिया। और दोस्तों, अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने अपने एयरलाइन सेक्टर के स्टॉक्स को प्रॉफिट में बेचा या लॉस में बेचा। तो वॉरेन बफेट, तो जिनका नाम सारे वैल्यू इन्वेस्टर सबसे पहले लेते हैं जब किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात होती है, तो उन्होंने फाइलिंग में बताया कि उन्होंने इन सब स्टॉक्स को लॉस में बेचा और एक बहुत बड़ा लॉस बुक किया। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? इससे आपको सबसे बड़ी जो लर्निंग सीखने को मिलती है कि अगर आपको किसी भी स्टेज पे पता चल जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर जो आने वाले दिनों में शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जो आपने रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको उससे एग्जिट कर जाना चाहिए सही टाइम पे। आपको कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत ज्यादा उनके साथ लिंक नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप लॉस में चले गए हैं तो आपको ये कंपनी को नहीं बेचना। तो क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने कहीं पे बाइंग की है, उनको कहीं पे कन्विक्शन लगा था आज से 6 महीना पहले, 1 साल पहले, तो उन कंपनीज को वो कभी भी बेचना नहीं चाहते। अगर वो कंपनी नीचे जाती है तो उसको और बाय करते हैं, उसको एवरेज आउट करते हैं। तो दोस्तों, एवरेज आउट करने की जो फिलोसफी होती है, जो ट्रिक होती है, बहुत बार काम कर जाती है लेकिन बहुत से सिनेरियोज में काम नहीं भी करती। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब एयरलाइन सेक्टर बहुत बुरे टाइम से निकल रहा था कोविड के कारण, उस टाइम पे अगर इनके स्टॉक्स नीचे आ गए थे तो वॉरेन बफेट इनको एवरेज आउट भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि उन्होंने इस सारी कंपनीज के शेयर्स को एकदम से बेच दिया और अपना लॉस बुक कर लिया। तो इससे हमें इन्वेस्टर्स को ये बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है कि अगर किसी स्टॉक में, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको लगता है कि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होने वाली और आपको उससे एग्जिट कर देना चाहिए, तो आपको उसको एवरेज आउट करके अपना लॉस वापस से प्रॉफिट में लाने का वेट नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि वो परफॉर्मेंस नहीं देने वाला, तो आपको वहां से सही टाइम पे एग्जिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, जो बेस्ट एग्जिट होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक से, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रॉफिट में हो सकता है। बेस्ट एग्जिट लॉस में भी हो सकता है कि आप अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज करते हो, आप अपने रिस्क को कैसे टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहते हो। जिस सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, अपना एक रिस्क को सोच के, अगर उसका रिस्क चेंज हो जाता है और आपका रिस्क अलग होता है, उस टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस सेक्टर से सही टाइम पे एग्जिट कर जाएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड लर्निंग की, जो हमें वॉरेन बफेट से मिलती है इस बर्कशायर हाथवे की स्पीच से। तो उन्होंने बताया कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी किसी इन्वेस्टर के लिए क्या हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। हम सब लोग जानना चाहते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि हम एक अच्छी रिटर्न बना सकें। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने के लिए आप बहुत से एडवाइजर्स के पास भी जाते हैं, उनको पैसा पे करते हैं, उनको फीस देते हैं और उसके बाद भी आपको कई बार लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए,
जो बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो वो होती है इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि अगर कोई भी इन्वेस्टर बिलीव करता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ स्टोरी में, जैसे कि वॉरेन बफेट हमेशा से बोलते आए हैं कि अमेरिका ने हमेशा से ग्रो किया है, चाहे मैं पिछले 100 साल का रिकॉर्ड देख लूं। वहीं पे अगर आप एक इंडियन इन्वेस्टर हैं, आप बिलीव करते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे, अगर आपको लगता है कि इंडिया आने वाले टाइम में ग्रो करेगा ही करेगा, हो सकता है कि छोटे मोटे सेटबैक्स आए, क्योंकि बहुत से ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन रिकवरी हमेशा से इक्विटी मार्केट में निकल के आती है, चाहे वो 6 महीने के बाद आए, चाहे वो 1 साल के बाद आए, चाहे वो 2 साल के बाद आए। तो वॉरेन बफेट यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बेट करना चाहते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ स्टोरी में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं, और आप अगर नहीं चाहते कि आप अपना पैसा बहुत सारा जाके इन्वेस्टर्स को दें, उनकी फीस में दें और उसके बाद भी आपको लॉस हो जाए, तो इससे अच्छा है कि आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करें। अब इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर मैं इंडिया का सिनेरियो ले लूं, तो आप किसी ईटीएफ में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, या आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, तो आपको सेम वही रिटर्न मिलती है जो निफ्टी 50 से मिलती है। तो निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट वो सभी स्टॉक हैं जो हर इंडस्ट्री के मार्केट लीडर होते हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, और अगर इकोनॉमी ऊपर को जाएगी तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स को बहुत अच्छे से फायदा होता है। तो अगर इकोनॉमी में बूम आती है तो पूरा इंडेक्स ऊपर को जाता है। अगर आप बिना सोचे इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्गर होराइजन में आपका लॉस बनाने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली वॉरेन बफेट ने, कि जो लोग इन्वेस्टर्स को पैसा देते हैं, अगर उस पैसे को भी आप इंडेक्स में डाल दो और एक लंबे होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करो 7 से 10 साल के लिए, तो यहाँ पे आपके रिटर्न बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप एडवाइजर के पास जाओगे, वहां पे जाके आप बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करोगे, तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपका रिस्क अलग होता है और जो इन्वेस्टर रिस्क जज करता है वो अलग होता है, और यहाँ पे मिसमैच होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके चलते आपके लॉस बनाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वॉरेन बफेट की बात माने कि अगर आप एक्टिवली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप एक्टिवली एक वैल्यू वाली कंपनी नहीं चूज करना चाहते, कि बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि अगर मैं एक सेक्टर की बात करूं तो वहां पे भी 10 या 20 या 50 कंपनीज होती हैं, तो वहां से एक अच्छी कंपनी चूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो जिसके चलते वॉरेन बफेट बोलते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वॉरेन बफेट ने रिसेंट के क्वार्टर में कितने की बाइंग की। अब आप ये सब लोग जानना चाहते होंगे कि वॉरेन बफेट ने कितने के स्टॉक्स खरीदे रिसेंट के क्वार्टर्स में, जब सब लोग बहुत ज्यादा फियरफुल थे। क्योंकि लोग बोलते हैं कि वॉरेन बफेट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहावत है कि यू शुड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो वॉरेन बफेट की अगर हम बात करें कि उन्होंने जो रिसेंट के क्वार्टर में बाइंग की थी, वो सिर्फ 1.8 बिलियन डॉलर्स की थी। अगर वहीं पे अगर हम नेट सेलिंग की बात करें, तो उन्होंने 6.1 बिलियन के स्टॉक्स बेचे थे एयरलाइन सेक्टर के। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैश रिजर्व्स की, तो वॉरेन बफेट के पास इस टाइम पे 137 बिलियन का कैश रिजर्व्स है। तो जब उनसे किसी ने पूछा कि इतना कैश रिजर्व होने के बावजूद आपने स्टॉक्स को क्यों नहीं खरीदा, तो उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत से रिस्क होते हैं जिनके बारे में सोच के उन्होंने कैश रखी हुई है, जिसकी जरूरत कभी भी उनको पड़ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ से इंडियन इन्वेस्टर्स से इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, जब भी मार्केट नीचे को जाती है तो हम सब लोग, सब रिटेल इन्वेस्टर्स भागना शुरू करते हैं कि हम ये स्टॉक को खरीद लेंगे, इस स्टॉक को खरीद लेंगे, और अपने पास जो भी सारा पैसा होता है तो सारे पैसे को हम स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ से वॉरेन बफेट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलती है कि आपका जो इमरजेंसी फंड होता है, कि आपकी लाइफ में बहुत सारे रिस्क होंगे, बहुत सारे गोल्स होंगे जिसके लिए आपने अपना पैसा को रखा था, तो उस पैसे को आप कभी भी टच नहीं करोगे। चाहे मार्केट अंडर वैल्यूएशन पे है, चाहे मार्केट आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क। तो अगर जब तक आपका अपना रिस्क कवर नहीं हुआ, जब तक आपका एक इमरजेंसी फंड इन प्लेस नहीं है और उसमें इनफ पैसा नहीं है कि आपके सारे रिस्क को वो मिटिगेट कर सके, तब तक आपको सारा पैसा अपना उठा के इक्विटी मार्केट में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे वॉरेन बफेट ने बोला कि उनके पास कैश रिजर्व्स तो है, लेकिन क्या इससे भी और बुरी सिचुएशन हो सकती है? अगर वो हो गई तो उस केस में वो अपने रिस्क को मिटिगेट कैसे करेंगे? तो वहीं पे अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो हम यहाँ पे अपनी गलती ऐसी क्यों कर देते हैं कि हमारे पास जब भी सारा पैसा होता है तो हम सारे पैसे को एकदम से डाल देते हैं और अपने रिस्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि मार्केट आपको बहुत बार अपॉर्चुनिटी देता है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की, बहुत एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स भी आपको देता है, आपको कम दाम पे भी देता है, लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत जरूरी है कि आपका इमरजेंसी फंड इन प्लेस होना चाहिए। आपके रिस्क मिटिगेशन के लिए जितने भी पैसे की जरूरत है, वो पैसा साइड में होना चाहिए, और उसके बाद जो बफर पैसा मिलता है उसको आपको अपॉर्चुनिटी में यूज करना है। और वहां पे भी प्लानिंग करनी है आपको कि अगर सिचुएशन उससे वर्स होती है, उस केस में क्या आपके पास इनफ पैसा रहेगा कि अभी जो स्टॉक आपको 100 का 50 में मिल रहा है,
कल को अगर वो 25 रुपए में मिला तो क्या आपके पास इनफ पैसा रहेगा उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का? तो अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टर, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ये चीज सोचता है, तो शायद हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो हम लेके आए थे वॉरेन बफेट की स्पीच से कि उन्होंने क्या बोला बर्कशायर हाथवे की एनुअल जनरल मीटिंग में, जिससे हमें इन्वेस्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको एक एक करके बताया कि आपको सबसे पहले अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे हो गई या आपने एक अच्छी जगह पे की थी, अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से वो एक गलत इन्वेस्टमेंट बन गई है, तो सही टाइम पे वहां से एग्जिट बहुत जरूरी है। सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास नहीं जाएं, उस पैसे को अगर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्गर होराइजन में वहां पे इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्यों जरूरी होता है आपके लिए इमरजेंसी फंड, क्यों जरूरी होता है आपके लिए अपने रिस्क को मिटिगेट करना, और क्यों जरूरी है कि आपको सारा पैसा एकदम से कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं डालना चाहिए। तो ये लर्निंग लेके मैं उम्मीद करूंगा कि आप आने वाले टाइम में अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप एक अच्छी रिटर्न बनाएंगे, और एक अच्छी रिटर्न बना के आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनेंगे। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं, आप उसका फायदा उठा सकें। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपके हर कमेंट का बहुत अच्छे से रिप्लाई करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।